नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। ये व्यंग लेखक के रूप में जाने जाते हैं। परसाई जी के व्यंग लेख समाज में परिवर्तन की चेतना उत्पन्न करने में सक्षम हैं। इन्होंने अपने लेखों में बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद की सादगी के साथ साथ आधुनिक समाज की दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। प्रेमचंद के विषय में तो आप सब जानते ही हैं। वे एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट तथा युग प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक के सामने प्रेमचंद जी का एक चित्र है जिसमें वे पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। प्रेमचंद जी के सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी है। वे कुर्ता धोती पहने हुए हैं और उनके चेहरे पर घनी मूछें हैं। पैरों में कैनवास के जूते हैं। उनके दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, लेकिन बाएं पैर का जूता फटा हुआ है और उसमें से उंगली बाहर दिखाई दे रही है। लेखक की दृष्टि इस जूते पर अटक जाती है और उनके मन में अनेक सवाल उठते हैं, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ और कोई तो है नहीं। इसलिए लेखक स्वयं ही प्रश्न करते हैं और फिर स्वयं ही अनुमान से उसका उत्तर भी देते हैं। लेखक उनकी पोशाक को देखकर सोचते हैं कि यदि यह उनकी फोटो खिंचाने की पोशाक है तो रोज पहनने की कैसी होगी। यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद के अभावग्रस्त जीवन की ओर संकेत किया है। बच्चों, लेखक उनके चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं कि हे मेरे साहित्यिक पूर्वज, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे जूते फटे हुए हैं और उनसे तुम्हारी उंगली बाहर दिख रही है। तुम्हें जरा भी संकोच नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से तुम्हारी उंगली ढक जाती? अरे भाई, यदि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते तो फोटो में तुम्हारा फटा जूता तो न दिखाई देता। लेकिन प्रेमचंद में दिखावे की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं थी। वे तो सीधे सादे व्यक्ति थे। लेखक उनके चेहरे पर अधूरी मुस्कान देखकर सोचता है कि इस मुस्कान में व्यंग और उपहास छिपा हुआ है। लेखक अनुमान लगाता है कि शायद प्रेमचंद फोटो खिंचाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर अच्छा चल भाई कहकर फोटो खिंचाने बैठ गए होंगे। लेखक प्रेमचंद की पीड़ा को महसूस करता है और बहुत दुखी होता है। वह सोचता है कि यदि प्रेमचंद को फोटो ही खिंचानी थी तो किसी से जूते मांग लेते। लोग तो दिखावा करने के लिए कपड़े, गाड़ी और न जाने क्या क्या मांग लेते हैं, और फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक उधार मांग ली जाती है। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने समाज की दिखावे की प्रवृत्ति पर गहरा व्यंग किया है। वे बताना चाहते हैं कि लोग दिखावा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व ही नहीं समझते। अरे भाई, लोग तो इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं। इत्र मतलब परफ्यूम। तो परफ्यूम लगाकर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में से भी खुशबू आती रहे, और तुमने फटे जूतों में ही फोटो खिंचवा ली। लेखक का मानना है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। उस जमाने में भी, अर्थात प्रेमचंद के जमाने में भी, टोपी 8 आने में मिल जाती थी। 8 आना कहते हैं 50 पैसे को। तो उस समय जो टोपी मिलती थी वह 50 पैसे में मिल जाती थी, और जूता कम से कम 5 रुपए में मिलता था। और आजकल तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। बच्चों, यहाँ पर जूता सामर्थ्य अथवा ताकत का प्रतीक है और टोपी मान सम्मान का प्रतीक है। लेकिन समाज में एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं, अर्थात एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के चरणों में अनेक सम्मानित व्यक्ति झुकते हैं। और यह हमारे देश की विडंबना है कि एक
महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से सम्मानित व्यक्तित्व का जूता फटा हुआ है। आगे लेखक अपने और प्रेमचंद के जूते की तुलना करते हुए कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई खास अच्छा नहीं है, बस ये ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन इसका तला बिल्कुल घिसा हुआ है और चलते समय पंजा छिल सकता है, परंतु उंगली नहीं दिखेगी। अर्थात किसी और को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरा जूता फटा हुआ है। मेरी उंगली तो ढकी हुई है, लेकिन पंजा घिस रहा है, और तुम्हारी उंगली दिख रही है, परंतु पैर सुरक्षित है। अर्थात हम दिखावे के चक्कर में खोखले होते जा रहे हैं और तुम कोई दिखावा नहीं करते, इसलिए सुदृढ़ हो। लेखक कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अर्थात समाज में लोग स्वयं को संपन्न दिखाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। लेखक प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान देखकर अनुमान लगाते हैं कि यह कौन सी मुस्कान है। वे सोचते हैं, क्या होरी का गोदान हो गया? बच्चों, गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें होरी मुख्य पात्र है। वह एक किसान है और इतना गरीब है कि पूरा जीवन गाय नहीं खरीद पाता। गो का मतलब है गाय और दान मतलब दान करना, तो गाय नहीं खरीद पाता। लेकिन उसकी मृत्यु के समय जो वहाँ के उनके परिवार के लोग हैं या वहाँ के पंडित पुरोहित हैं, वो कहते हैं कि आपको गाय का दान करना होगा। तो कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा व्यंग है कि जो व्यक्ति जीते जी गाय नहीं खरीद सका, पूरा जीवन गरीबी में जिया, वह उसके मरने के बाद उसके परिवार के लोग गाय का दान कैसे करेंगे। तो लेखक को लगता है कि शायद होरी का गोदान हो गया है, उसके मरने के बाद गाय का दान उसके परिवार वालों ने कर दिया है, इसलिए प्रेमचंद के मुख पर यह मुस्कान आ रही है। वे आगे कहते हैं, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात एक कहानी है। पूस सर्दियों का महीना होता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। उस समय में हल्कू नाम का एक किसान अपनी फसल की रक्षा करने के लिए रात में खेत पर जाता है। वह भी बहुत गरीब है, उसके पास कोई मोटा कंबल नहीं है, रजाई नहीं है, एक पतली सी चादर ओढ़ करके वह खेत में जाता है। वहां आसपास से पत्तियां इकट्ठी करके वो आग जलाता है और सेकता है, थोड़ा अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता है। उसके साथ उसका एक कुत्ता भी होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह आग ठंडी हो जाती है और जिस जगह उसने आग जलाई थी वहां पर थोड़ी गर्माहट होती है, इसलिए वह सिकुड़ कर वहीं पर लेट जाता है और सो जाता है। रात में उसके खेत में नील गाय आती है और उसकी पूरी फसल को नष्ट करके चली जाती है। कुत्ता भौंकता रहता है, लेकिन जो हल्कू है उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह उठ कर के खेतों में से नील गायों को भगा सके। तो वही बात यहाँ पर लेखक ने कही है। आगे कहते हैं लेखक, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सके? ये सुजान भगत की जो कहानी है, ये एक मंत्र कहानी है जिसमें सुजान नाम का एक व्यक्ति होता है। वह अपने लड़के को डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके जाता है और डॉक्टर उसे नहीं देखते क्योंकि उनका क्लब जाने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए जो प्रेमचंद जी हैं, शायद उनके चेहरे पर वही व्यंग मुस्कान है कि डॉक्टर का क्लब जाना जरूरी है, भले ही किसी मरीज की जान क्यों ना चली जाए, लेकिन वे क्लब छोड़ करके किसी भी व्यक्ति को नहीं देखेंगे। आगे कहते हैं लेखक, नहीं, हो सकता है यह व्यंग मुस्कान उनके चेहरे पर इसलिए आई हो क्योंकि माधो अपनी पत्नी के कफन के चंदे की शराब पी गया है। कफन एक कहानी है, प्रेमचंद जी ने लिखी है। यह भी जो माधो है बहुत ही गरीब व्यक्ति है और इतना गरीब है कि इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। इनकी पत्नी भी इसी तरह से तड़प कर मर जाती है
उसका क्रियाकर्म करने के लिए कुछ नहीं है। गांव वाले चंदा इकट्ठा करते हैं और इनको देते हैं माधव को कि तुम जाओ और अपनी पत्नी के कफन वगैरह का इंतजाम करो। ये पैसा लेकर जाते हैं, कफन नहीं खरीदते हैं बल्कि भरपेट भोजन करते हैं और उसके बाद शराब पी जाते हैं। तो लेखक को लगता है कि शायद प्रेमचंद के मुख पर वही व्यंग मुस्कान है। लेखक फिर प्रेमचंद के फटे जूते को देखते हैं और सोचते हैं कि प्रेमचंद का जूता कैसे फटा होगा। वे अनुमान लगाते हैं कि शायद उन्होंने बनिए की दुकान से कुछ सामान उधार लिया होगा और उसके तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का लंबा रास्ता तय करके घर जाते होंगे, जिससे उनका जूता फट गया होगा। फिर कहते हैं नहीं नहीं, चक्कर लगाने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। इसे एक प्रसंग से समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार अकबर ने अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास को फतेहपुर सीकरी बुलाया। वहां जाकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब अकबर ने उनसे कविता सुनाने को कहा तो उन्होंने एक पद सुनाया। आवत जात पन्हिया घिस गई बिसर गयो हरिनाम, जिनको देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। आते जाते पन्हिया कहते जूते, जूते घिस गए और बिसर गयो हरि नाम, और हरि नाम ईश्वर का नाम बिसर गया, यानी कि ईश्वर का स्मरण नहीं हो पाया। जो कुंभन दास जी थे ये श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब ये फतेहपुर सीकरी गए अकबर के बुलावे पर तो आने जाने में जूते घिस गए और ईश्वर का स्मरण भी नहीं हो पाया। और कुंभन दास जी आगे कहते हैं कि जिनको देखने से अर्थात अकबर को देखने से दुख होता है, कष्ट होता है और उन्हीं को हमें सलाम करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार लेखक समझाते हैं कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। लेखक अनुमान लगाते हैं कि शायद प्रेमचंद किसी कठोर चीज को ठोकर मारते रहे हैं, इसीलिए उनका जूता फट गया होगा, या फिर वे सामने आने वाले टीले को हटाने के लिए उस पर अपने पैर से वार करते रहे होंगे और इसलिए उनका जूता फट गया होगा। बच्चों, यहाँ पर टीले शब्द से तात्पर्य है जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयां। इन्हीं कठिनाइयों से जूझते हुए शायद उनका जूता फट गया होगा। लेखक कहते हैं कि तुम इनसे बचकर भी तो निकल सकते थे। तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां थी, जो बाधाएं थी, जो अवरोध थे, तुम उनसे बचकर भी तो निकल सकते थे, लेकिन तुम समझौता नहीं कर सकते थे। तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी की थी। क्या कमजोरी थी होरी की? नियम धर्म की कमजोरी। परंतु तुम्हारी मुस्कान देखकर ऐसा नहीं लगता कि नियम धर्म तुम्हारा बंधन था, बल्कि वह तुम्हारे लिए मुक्ति थी। लेखक आगे कहते हैं कि तुम अपने पैर की उंगली से किसी घृणित वस्तु की ओर इशारा कर रहे हो। मैं तुम्हारी उंगली और मुस्कान का इशारा समझता हूं, अर्थात तुम दिखावा करने वाले लोगों की प्रवृत्ति का उपहास कर रहे हो और तुम उंगली छिपाकर तलवा घिसाने वाले लोगों पर हंस रहे हो। लेखक कहते हैं कि तुम्हारे पैर की उंगली भले ही जूते से बाहर है, परंतु फिर भी तुम्हारा पैर सुरक्षित है। लेकिन जिनका जूता ऊपर से तो ठीक दिखता है पर तलवा घिसा हुआ है, तो ऐसे लोग चलेंगे कैसे? अर्थात जब पैर का नीचे का भाग या तलवा छिल जाएगा तो चलना बड़ा मुश्किल होगा। लेखक कहना चाहते हैं कि दिखावटीपन कुछ समय तक ही चल सकता है, कभी न कभी असलियत सामने आ ही जाती है। तो इस प्रकार लेखक ने प्रेमचंद जी के जीवन की वास्तविकता से परिचित कराया है और साथ ही साथ समाज की असलियत पर, उनकी दिखावे की प्रवृत्ति पर भी करारा व्यंग किया है। तो बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।